गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जो बहुत ही खूबसूरत पोएम है जिसका एक सेंट्रल थीम है कि एक सुंदर वुमन, ए ब्यूटीफुल वुमन कैन नेवर बी फेथफुल। ये पॉइंट ऑफ व्यू है जॉन डन का। तो देखते हैं कि आखिरकार ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू उनका क्या है या वो क्यों इस चीज को कहना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जॉन डन के बारे में। तो देखिए, वो एक इंग्लिश पोइट हैं, स्कॉलर हैं, सोल्जर रहे और एक सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने कार्य किया है। ही वॉज बॉर्न ऑन 22nd जनवरी 1572 एंड ही वॉज डाइड ऑन 31st मार्च 1631। तो ये इनका जन्म से लेकर मृत्यु तक का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में ही बिलोंग्स टू 17th सेंचुरी एंड लेट एलिजाबेथन एंड जैकोबियन। और इन्होंने मोस्टली जो चीज़ें लिखी उसमें एक जनरली कुछ फॉर्म्स रहे। वो फॉर्म्स रहे, सैटायर रहा है, लव पोइट्री है, एलिजी है एंड सरमन्स है। और इनका जो सब्जेक्ट रहा है वो मोस्टली लव, सेक्सुअलिटी, रिलीजन, डेथ, इन्हीं विषयों के ऊपर उन्होंने ज़्यादातर कार्य किया है। इनकी मुख्य पोएम है डेथ वी नॉट प्राउड, द फ्ली एंड गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। ये इनकी बहुत ही पॉपुलर पोएम्स हैं। तो देखिए, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, गो माने जाओ एंड कैच ए फॉलिंग, ये जो पोएम है इसका टाइटल भी जो स्टार्टिंग है, पहले इसका टाइटल था सॉन्ग, लेकिन इसको बाद में चेंज कर दिया गया और इसकी जो पहली लाइन थी पोएम की, उसी पहली लाइन को ही इसका टाइटल दे दिया गया। तो जो टाइटल है वो भी केवल इंपरेटिव सेंटेंस से हमारा स्टार्ट होता है। ये जो पोएम थी जो पब्लिश हुई थी इन 1633 में, इन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में इसको पब्लिश किया गया। और इसका जो स्टाइल है सिनिकल है, सैटिरिकल है, रिवेंज है। और इसको जो लिखा गया, इसका जो स्ट्रक्चर, जो कंपोजिशन है, वो कंपोजिशन 3 into 9 इज इक्वल टू 27, यानी इसमें इस पूरी पोएम में 3 स्टैंजास हैं और एक स्टैंजा 9 लाइन का है। इस तरीके से 27 लाइन से पूरी पोएम है। इसकी जो राइम स्कीम है ए बी सी डी 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 डी, ये इसकी राइम स्कीम है पूरी पोएम की, मतलब 9 लाइन्स की, और यही कैरी ऑन रहती है आगे भी। इसकी जो विषय है, थीम है वोमेन्स इनफाइडेलिटी, फिकलनेस इन कंसिस्टेंसी। द पोएम रिवील्स द अनकॉन्स्टेंसी ऑफ वोमेन। वो कहते हैं कि उनका कहना है कि जो एक वोमेन होती है वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकती। आज वो जो बोलती है वो कल अचानक ही अपनी बातों में बदल जाती है। यानी उसने जो वचन आपको दिया, जो बातें आपसे की, देखिए कुछ ही पल में उन बातों से वो बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर करने लगती है। इसलिए उनकी बातों का कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं क्या, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर वो वीमेन को एक फेथफुल के रूप में नहीं शो करते। तो देखते हैं पहला स्टेंजा क्या है। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, क्योंकि बिकॉज द सेंटेंस इज इंपरेटिव, तो सेंटेंस इंपरेटिव है, तो यहाँ हम महसूस करते हैं कि देयर आर द टू पर्सन्स, एक पोइट है, एक कोई दूसरा पर्सन है जिसको वो एड्रेस करते। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ और एक गिरते हुए तारे को पकड़ो। तो कहने का मतलब ये जो पोएम है दैट इज अ वेरी इम्पॉसिबल टास्क, असंभव कार्य को या बयान को उन्होंने 7 इम्पॉसिबल टास्क यहाँ पर बताए हैं, जो सामने वाले जो व्यक्ति है उसको करने को वो कहते हैं जाओ और जाकर एक गिरते हुए तारे को पकड़ो। वैसे भी अगर देखा जाए तो ये इंडियन माइथोलॉजी में कहा जाता है कि गिरते हुए तारे से अगर आप विश करेंगे तो आपकी विश पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर वही इसी चीज को कहते हैं कि जाओ और तारे को पकड़ो, जो कि इम्पॉसिबल है। गेट विथ चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट, देखिए मैंड्रेक इज ए नेम ऑफ द प्लांट, ये यहाँ देख रहे हैं, ये एक मैंड्रेक रूट है। इसकी जो शेप है, इस रूट की जो शेप है बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह है, लेकिन वो कहते हैं कि इस ह्यूमन बॉडी की तरह है लेकिन ह्यूमन बॉडी नहीं है, ये ह्यूमन बॉडी को जन्म नहीं दे सकती। तो कह सकते गेट विथ चाइल्ड इन मैंड्रेक रूट। क्या आप एक बच्चे को पैदा कर सकते हैं मैंड्रेक रूट से? मैंड्रेक रूट जो कि ह्यूमन बॉडी की तरह नजर आता है लेकिन उससे बच्चे को जन्म नहीं दिया जा सकता। दैट इज आल्सो इम्पॉसिबल टास्क। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, अब वो पूछते डेफिनेटली टेल मी, मुझे बताओ कि वो जितने ईयर्स गुजर चुके हैं वो कहाँ गए। क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो साल आपकी जिंदगी के चले गए
बता सकते वो कहाँ है? Nobody can tell. That is also the impossible task. और who cleft the devil's foot? देखिए cleft मतलब होता है बिखेर देना। तो डेविल्स के जो फुट होते हैं वो बड़े ऐसे बिखरे हुए होते हैं, बड़े अजीबोगरीब से होते हैं। तो क्या बता सकता है कि डेविल्स के फुट को किसने इस तरीके से क्लिफ्ट कर दिया? कोई बता सकता है या किसी ने देखा है ऐसे फुट को? यानी क्या आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन क्यों या किस आधार पे क्या रीजन है जो इसके जो डेविल्स की जो शैतान है उसके जो फुट है वो क्लेफ्ट हो जाते हैं? ये भी इम्पॉसिबल, कोई नहीं बता सकता। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, तो लाखों कहता है कि टीच मी मुझे सिखाओ टू हियर सुनना मरमेड, मरमेड का मतलब होता है जल परी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका जो आकार होता है, यानी अगर ऊपर वाला जो हिस्सा होता है बॉडी का वो एक फीमेल की तरह होता है और उसके नीचे है वो एक फिश की तरह होता है, तो डेट इज कॉल्ड द जलपरी। तो जलपरी गाना गाती, तो ये कहा जाता है कि डेफिनेटली जो समुद्र के अंतर्गत जब सेलर जो जाते हैं, नावक जाते हैं, अपनी नाव चला कर जाते हैं, तो अक्सर वो गाने सुनते हैं, लेकिन गाने सुनने के चक्कर में क्या होता है कि जब वो वहां पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं, तो अक्सर वो बर्बाद हो जाते हैं, उनकी नाव डूब जाती है। तो कहते हैं कि क्या मुझे बताओगे, क्या मैं सुन सकता हूँ मरमेड की सिंगिंग को, गाने को, या उनके गानों को मैं समझ सकता हूँ, जबकि आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो वही कहते हैं कि दैट इज आल्सो द इम्पॉसिबल टास्क, असंभव है कार्य भी। और टू कीप ऑफ एनिमी, एनिमीज स्टिंगिंग, तो एनिमी की देखिए ये हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स है। ईर्ष्या, एनिमी मतलब होता है ईर्ष्या करना। क्या कोई व्यक्ति जो एक मानव है, क्या वो अपने आप को ईर्ष्या की भावना से मुक्त कर सकता है, वंचित कर सकता है? नहीं, क्योंकि एक अगर व्यक्ति है तो उसके इमोशंस होते हैं, उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं। अगर लव की फीलिंग होगी तो हेट की भी फीलिंग होगी, तो ईर्ष्या की भी फीलिंग होगी। तो वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव व्यक्ति अपने आप को ईर्ष्या की भावना से मुक्त नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? दैट इज आल्सो द इम्पॉसिबल। एंड फाइंड अ पावर व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, कि क्या कोई बता सकता है कौन सी ऐसे रीजन है, कौन सी ऐसी हवा है जो एक ऑनेस्ट माइंड को आगे बढ़ने में मदद करती है? क्योंकि होता है कि अगर व्यक्ति कोई ऑनेस्ट है तो दूसरे जितने भी लोग होते हैं वो उसको पीछे की तरफ लेग पुलिंग करते हैं, तो उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं हमेशा। जैसे भी कहते हैं कोई ईमानदार व्यक्ति है ज्यादा टाइम तक वो सर्वाइव नहीं कर पाता। क्यों? तो वो कहते हैं ऐसे क्या रीजन है, यार बता सकते कोई ऐसी हवा हो, कुछ ऐसा हो जो ऑनेस्ट माइंड को आगे बढ़ने में मदद करती है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसी चीजों को ढूंढ पाना, ऐसी विंड को ढूंढ पाना दैट इज वेरी इम्पॉसिबल। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो इन दिस फर्स्ट स्टैंडर्ड द पोएट टेल्स द 7 impossible tasks which have been given to the other person to do। तो यहाँ 7 इम्पॉसिबल टास्क उसने बताए हैं, ओके, जो कि करना आसान नहीं है। सेकंड थिंग, सेकंड स्टैंजा, इफ दाउ वी वांट टू चेंज साइड्स, देखिए इफ दाउ, यदि दाउ माने होता है यू, यदि आप, बी वर्स माने आपका जन्म हुआ है, बॉर्न माने टू चेंज साइड्स, यानी बी वर्स मतलब अगर आप एक अच्छी जगह, एक अच्छे घर में, एक राजशाही परिवार में अगर आपका जन्म हुआ है, तो टू चेंज साइड, तो आपका जन्म बहुत स्ट्रेंज, अच्छे अच्छे यानी विचित्र साइड दृश्य को देखने के लिए आप जन्म लेते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हैं वहाँ पर, थिंग्स इनविजिबल टू सी, और आप जो इनविजिबल जो चीज़ें हैं उनको भी देखने की चाहत रखते हैं। यानी जब आप एक अच्छे परिवार में जन्म होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, दृश्य जो इनविजिबल होती हैं उनको भी देखने की कोशिश करते हैं। राइट 10,000 डेज एंड नाइट, और कम से कम आप घोड़े पर सवार होकर निकल जाते 10,000 दिन और रात, यानी उन इनविजिबल चीजों को, उन स्ट्रेंज साइड को देखने के लिए आप रात 10,000 दिनों तक दिन और रात आप चलते रहते हैं, कि जहां आपको अलग अलग चीजें दिखाई देती रहे। टिल एज, उस उम्र तक, स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, जब तक कि आपके बाल वाइट नहीं हो जाती, यानी आप अपने घर से निकलते हैं इनविजिबल चीजों को देखने के लिए, स्ट्रेंज साइट्स को देखने के लिए, और 10,000 रात दिन आप पूरे चलते हो और आपके बाल सफेद हो जाते, तब आप लौट कर आते अपने घर। दाउ व्हेन दाउ रिटर्न्स, जब आप लौट कर आते हैं, विल टेल मी, तो आप मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे कि आपने वहां पर क्या क्या देखा। ऑल स्ट्रेंज वंडर, जो भी कुछ विचित्र, जो आश्चर्य, दैट विफेल्ड, जो आपको विफेल किए, यानी जो आपको अच्छे लगे, जिन्होंने आपको मोहित किया, वो सब चीजें आप हमें बताएंगे। एंड सो, और कसम खा के बताएंगे, हाँ मैंने ऐसी चीजों को देखा। नो वेयर लिव्स ए वुमन ट्रू एंड
ऑल, लेकिन कभी आप 10,000 दिन और रात आपने सफरिंग की, आपने ट्रैवलिंग की world वाली, लेकिन आप उनमें से एक चीज का जिक्र नहीं करेंगे कि कहाँ पर आपको एक वुमेन मिली जो सच्ची हो और फेयर हो, जो दिल की सच्ची भी हो और सुंदर भी हो। आपकी उन बातों में उस यात्रा के दौरान किसी भी सुंदर एक सच्ची स्त्री का जिक्र नहीं होगा, ना ही आप कहीं उसको पाएंगे। तो इसी वजह से कहते हैं आप कितना भी ढूंढो, लेकिन सच्ची एक सुंदर स्त्री आपको कभी नहीं मिलेगी। तो in this stanza, the poet tells us that if the person is born with power, he always desires to see the strange sight and invisible things, and to see he he goes on traveling, he rides, and he passed 10,000 and days and nights, and when he returns back, at that time his hair has become grey, and after returning that he tells everything whatever he has seen during the traveling, whatever that he has seen, the strange wonders, he tells everything to the author, to the poet, but he never discusses that he has seen a woman who is true and fair. जो लेडी एक सच्ची है, साफ सुथरी, सुंदर है, उसका जिक्र वो कभी नहीं करेगा। दिस इज द लास्ट स्टैंजा। इफ दाउ फाइनेस्ट वन, वो कहता है यदि तुम्हें वो एक लेडी ऐसी मिल जाती, एक फीमेल अगर ऐसी मिल जाती है, लेट मी नो, तो मुझे बताओ। सच ए प्लिग्रिम्स बर्ड सीट, वो प्लिग्रिम्स माने तीर्थ यात्रा, जब तुम मुझे उस लेडी के बारे में बताओगे तो मुझे लगेगा जैसे कि मैं कोई तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ। बर्ड सीट, वो मेरे लिए बहुत ही मधुर होगी यात्रा। येट डू नॉट, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा सुनने में नहीं आया है। आई वुड नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। दो एट नेक्स्ट डोर, यानी अगर तुम जो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दो एट नेक्स्ट डोर, लेकिन अगले ही दरवाजे पर। वी माइट मीट, हम मिलेंगे। दो सी वर ट्रू, यदि वो सच्ची होगी। व्हेन यू मेट हर, जब तुम उससे मिलोगे, यानी जब तुम उससे मिलोगे तो शी वॉज वेरी ट्रू, वो बहुत ही ऑनेस्ट होगी तुम्हारे साथ, सच्ची होगी। एंड एट लास्ट, लेकिन अंत में क्या होगा। टिल यू राइट योर लेटर, जैसे ही तुम अपना प्रेम पत्र उसके लिए लिखोगे, जैसे ही तुम उसके बारे में कुछ लिखने की कोशिश करोगे, येट शी विल बी फास्ट, वह झूठी साबित हो जाएगी। शी वुड नॉट बी फेथफुल। एयर आई कम और टू और थ्री, जब तक तुम उसको लेटर को लिखोगे, उसके बारे में कुछ डिस्कस करोगे, कुछ फैसला नहीं, जब तक तो वो 2 या 3 लोगों को भी अट्रैक्ट कर चुकी होगी, तो 3 लवर भी वो अपनी बना चुकी होगी। तो वही कहते हैं कि डेफिनेटली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये कहते हैं एक वुमेन जो ट्रू हो, जो सच्ची हो दिल से और सुंदर भी हो, ऐसी लेडी का मिलना इम्पॉसिबल है। इसने तीनों स्टैंडर्ड के साथ इसी चीज को बताया। तो वो कहता है कि डेफिनेटली थर्ड स्टैंडर्ड, वो कहता है कि डेफिनेटली इफ यू फाइंड सच काइंड ऑफ द लेडी, तो आई विल फील इट एज अ pilgrimage and pilgrim which would be suit for me. But I will tell you that you cannot find if you find someone. And next time, as you try to write something during this period, she would move to others, to or three. हो सकता है वो तुरंत ही दूसरे तीसरी की तरफ मुड़ जाएगी, वो तुम्हारे प्रति वफादार नहीं होगी। तो इसके अंदर जो पोइटिक ब्यूटी है, देखिए, द सॉन्ग गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज रिटन एक रेगुलर स्टैंजा पैटर्न में लिखा गया है। द पोएम हैज 3 स्टैंजास ऑफ 9 लाइन्स, तो इसमें 3 स्टैंजास, इसमें एक स्टैंजा में 9 लाइन्स है। द राइम स्कीम इज एग्जैक्टली ऑफ एक अगर मेलोडियस सॉन्ग की तरह इसकी राइम स्कीम है, विद द फर्स्ट 4 लाइन्स राइमिंग अल्टरनेटिव, पहली जो 4 लाइन है उसकी राइम अल्टरनेटिवली है, while the fifth line और sixth line and the last 3 lines इनकी राइमिंग स्कीम अलग अलग है। द टोन इज हाईली सर्टिकल, इसमें व्यंग्यात्मक है इसकी जो टोन है। एंड इंस्टेंट इट बिकम्स कन्वर्सेशन एंड पर्सनल, और ऐसा लगता है जैसे कि कन्वर्सेशन और पर्सनल टोन है, एक जैसे कि वो पोइट हमसे बातें कर रहा हो। द पोएम हैज मेटाफिजिकल स्टाइल, इसके अंदर एक मेटाफिजिकल स्टाइल में पोएम लिखी गई है, जिसका मतलब होता है वुमेन की फैशन और वीकनेस या फेथलेसनेस पर मजाक करना, एक कमेंट करना। ओके, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया, हाइपरबोल 10,000 days and nights till age Snow White hairs on thee, जो कि इम्पॉसिबल है। हाइपर को जैसे होता है कि बड़ा चढ़ा कर, तो 10,000 दिन और रात, जो कि पॉसिबल नहीं होता।
तो ये हाइपरबोल है। मेटाफर सच ए प्लेगरिस्ट परस्यूट, यहाँ पर प्लेगरिस्ट परस्यूट के साथ कंपेयर किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ शायद आपको ये पोएम पसंद आ गई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आ गई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।